हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? हमने पिछली क्लास में क्या किया था, याद है आपको? स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में प्लस आर इफेक्ट को लेके बात किया था और हमने प्लस आर इफेक्ट के केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। याद है ना आपको कि भाई जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो बेंजीन किस तरीके से रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, आज की क्लास हम माइनस आर इफेक्ट को लेके बात करेंगे और माइनस आर इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तब बेंजीन किस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करेगा, किस तरीके के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करेगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, तो बेटे हम बात करते हैं माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आर इफेक्ट कब होगा? जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है, जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, उनको ध्यान से बारीकी से समझना, क्योंकि आपकी पूरी ऑर्गेनिक इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेगी। आपकी पूरी ऑर्गेनिक जो है उसके अंदर रेजोनेंस का एक बहुत बड़ा मेन रोल है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखिएगा बेंजीन के ऊपर मैंने एग्जांपल लिया, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O एंड H, यानी मैंने एग्जांपल लिया बेंजल्डिहाइड किसका? बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, अगर बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को देखो तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बेटे अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं इसका, तो आपको आसानी से मैं समझा पाऊंगा। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये H है। अब आपको पता है ये जो CHO है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, इस CHO के अंदर ये ऑक्सीजन है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये ऑक्सीजन की कोशिश होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लगातार खींचना। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? पहले केस में ऑक्सीजन क्या करता है? इस डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये ऑक्सीजन ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो अगले केस में क्या हो रहा है? ये आपका C, ये ऑक्सीजन और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इस दो इलेक्ट्रॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। तो यानी पहले ही इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे
और जब ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर चले गया तो कुछ ऐसा हो गया, तो ऑक्सीजन कुछ ऐसा दिखने लग गया। अब देखो ध्यान से, अब नेचुरली इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन था, वो तो उसका अपना था, तो ये ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, जहां मेरी उंगली है देखो, ये ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया, किसका, कौन सा वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया। तो यानी ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन तो उसका अपना था और ये जो इलेक्ट्रॉन है यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यही कारण है कि ये ऑक्सीजन कहता है कि भाई मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये H तो ऐसा का ऐसा ही रहा। तो इसका मतलब है जैसे ही इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो देखो इस कार्बन की, ये जो कार्बन है, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी डगमगा गई, है ना, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी डगमगा गई। डगमगा गई मतलब अब इस कार्बन के चारों तरफ सिर्फ 3 बॉन्ड है, 1 2 और 1 3, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी डगमगा गई। तो क्या हुआ, जैसे ही इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कार्बन कह रहा है मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यार, मेरी टेट्रावैलेंसी तो भंग हो गई, मेरी टेट्रावैलेंसी अनस्टेबल हो गई और मैं बिना टेट्रावैलेंसी के जिंदा नहीं रहूंगा, ये कार्बन कहता है। तो अगले केस में कार्बन क्या करता है, इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इस बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है यहां पे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे ही खींचेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, आ गया, और यहां पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहां पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और बाकी सारे बॉन्ड तो ऐसे के ऐसे ही रहे, बाकी सारे बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही रहे। तो भैया ये कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ध्यान दो, ये कार्बन है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये जो कार्बन है, आपको पता है इस कार्बन के साथ H तो है ही है, इस कार्बन के साथ H तो है ही है ना, बेंजीन के जितने भी कार्बन है उसमें H है। तो इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी डगमगा गई, अब इसके पास 3 ही है, इसके पास 1 2 3 है, इसकी टेट्रावैलेंसी डगमगा गई, ये अनस्टेबल हो गया। तो ये कार्बन कहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हाय हाय मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हाय हाय मैं क्या करूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये कार्बन कहता है कि यार मैं ही हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों रहूं, भाई ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये कार्बन कहता है कि यार मैं ही हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों रहूं, है ना सही बात। भाई ये कार्बन कहेगा यार मुझे तुमने बलि का बकरा बना दिया यार, मैं ही हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों रहूं, मैं तो नहीं रहूंगा जी। तो अगले केस में क्या होता है कि ये कार्बन इन सभी कार्बन्स को कहता है, ये बेंजीन रिंग के कार्बन्स को कहता है कि तुम्हें एक एक करके अपनी बलि देनी पड़ेगी, तुम्हें भी मेरे साथ दुख बांटना पड़ेगा, तुम्हें भी मेरे दर्द को सहना पड़ेगा। समझ आई बात, है ना, बड़ी मजेदार बात। तो अगले केस में ये जो डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर चले जाता है, और अगले केस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, ध्यान देना, ये बन जाता है। डबल बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले जाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले जाएंगे यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे यहां डबल बॉन्ड आया तो ये कार्बन तो स्टेबल हो गया, ये वाला कार्बन स्टेबल हो गया, है ना। तो अब क्या हुआ,
इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। देखो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी ये कार्बन कहेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम, आप देख रहे हो, बाकी सब कुछ सेम। बाकी सब कुछ सेम। इज इट क्लियर? अब ये वाला कार्बन फिर इसने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इसने कहा कि भाई मैं ही हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों रहूं। तो अगले केस में ये वाले जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये इधर चले जाता है। तो ये जैसे ही अपनी बलि देगा तो अगले केस में क्या बनेगा, ध्यान दो, अगले केस में क्या बनेगा, जैसे ही अपनी बलि देगा आपका ये तो सेम सेम रहेगा। अब इसने बलि दी, देखो इसने अपनी बलि दी, है ना। ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो डबल बॉन्ड यहां आ गया। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब क्या होगा, अब ये कार्बन भी बोलेगा कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो गई, भाई मैं तो इतनी देर तक इस कमी को झेलूंगा नहीं। ठीक है नहीं, तो अगले ही केस में क्या करता है, अगले ही केस में ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन दिया था, जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ऑक्सीजन को दिया था, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से वापस ले लेता है। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से वापस ले लेता है। कार्बन कहता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। समझ आई बात? मतलब बेटा बाप के पास वापस आ जाता है। तो बेटा बाप के पास वापस आ जाता है, मतलब मुन्ना भैया कालीन भाई के पास वापस आ गए। तो वही वाली बात है, मुन्ना भैया वापिस आ गए कालीन भाई साहब के पास। ठीक है, तो बेटा बाप के पास वापिस आ गया, घर वापसी हो गई। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि गुड्डू भैया अपने बाप के पास वापिस आ गए, ये भी कह सकते हो। तो बात बराबर है, चाहे गुड्डू भैया आए चाहे मुन्ना भैया आए अपने बापों के पास, तो हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो रेजोनेंस समझना है ना। तो यानी ये अपने बाप के पास, ये जो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए थे, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया था, वो दो इलेक्ट्रॉन अगेन कार्बन के पास आ जाता है और स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। दीज आर दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दीज आर दी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये थर्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये फिफ्थ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। समझ में आई बात? तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वर्क्स। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में नेगेटिव चार्ज था, ये ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब जुड़ा हुआ था बेंजीन के साथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के साथ, ध्यान दो, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब जुड़ा हुआ था तो प्लस आर इफेक्ट था, प्लस आर इफेक्ट था। जब प्लस आर इफेक्ट था तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन में था। और जब माइनस आर इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है, ये जो माइनस आर इफेक्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो के ऊपर है। दोनों में फर्क समझो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइनस आर इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट में पॉजिटिव चार्ज होगा ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन के ऊपर,
आर इफेक्ट में नेगेटिव चार्ज होगा ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। इज इट क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, ये उतार लो। एक और एग्जांपल दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एक और एग्जांपल दूंगा, उतार लीजिए। बेटे अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है नहीं? एक और एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। बेटे मैं ले रहा हूं नाइट्रोबेंजीन का एग्जांपल। ये है मेरा नाइट्रोबेंजीन, ये, ठीक है। ये मेरा नाइट्रोबेंजीन है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। अब आपको पता है कि NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये आपको मैंने बता रहा है कि NO2 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन है भैया, और दोनों ऑक्सीजन खूंखार है, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ठीक है, तो अगले केस में क्या होगा, ध्यान देना, थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको। सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उनके लिए लगभग सेम तरीके का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उनके लिए लगभग सेम तरीके का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगले केस में जैसे ही ये अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा, तो नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो अगली केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन तो पहले से ही स्टेबल है। ठीक है, इसके पास डेटिव बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी सब कुछ सेम। अब इसने अपनी बलि दी, तो जब इसने अपनी बलि दी तो क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, सॉरी यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, अगले केस में इसने अपनी बलि दी, इसने अपनी बलि दी, तो अगले केस में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, अगले केस में बेटा बाप के पास वापस आ गया ये, तो अगले केस में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज खत्म, बॉन्ड ये, बेटा बाप के पास वापस, बेटा बाप के पास वापस आ गया।
तो यहां पे भी आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो ग्रुप के ऊपर डेवलप हो रहा है। समझ में आई बात? दैट इज माइनस एंड प्लस आर इफेक्ट। ये माइनस आर इफेक्ट के एग्जाम्पल थे, पिछले वीडियो में मैंने प्लस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, उतार लीजिए। फिर आगे हम समझेंगे कि इनको इतनी बारीकी से हमने क्यों पढ़ा, और मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इतनी बारीकी से क्यों पढ़ाया। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उतार लीजिए। तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, और प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट है। समझ में आई बात? इसको हम समझते हैं, बारीकी से समझेंगे। ठीक है बेटे, सबसे पहले मैं आपको प्लस आर इफेक्ट के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझाता हूं। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझाता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। बेटे, आपको यह बात पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो आपका प्लस आर इफेक्ट होता है ना? ये बात तो आपको पता ही है, इसमें नई बात क्या है, ये तो बड़ी देर से मैं बोल रहा हूं, है ना? लेकिन ये जो प्लस आर इफेक्ट है ये दो तरीके का है। एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब माइल्ड हो, और दूसरा है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो, ये माइल्ड हो और ये वाइल्ड हो मतलब स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइल्ड कौन सा है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि माइल्ड कौन कौन से हुए। ओ आर माइल्ड हुआ, आर माइल्ड हुआ, हेलोजन माइल्ड हुआ। स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, आपका ओ एच स्ट्रॉन्ग हुआ, NH2 आपका स्ट्रॉन्ग हुआ। ये माइल्ड हुआ और ये स्ट्रॉन्ग हुआ, है ना? तो बेटे सबसे पहले माइल्ड के केस को देखते हैं। माइल्ड के केस को देखना बेटे, ध्यान से समझना, बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं, और आपको समझ में आ गई तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है नहीं बेटे, माइल्ड के केस में क्या होता है कि अगर आपने ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, माइल्ड के केस को देखते हैं, और ये आपको पता है ये माइल्ड है, ठीक है, ये माइल्ड है। तो ऐसे केस में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो के ऊपर आ रहा है, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो के ऊपर आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि क्योंकि ये माइल्ड है, तो ये माइल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के ऊपर इनपुट नहीं करते, या एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के ऊपर उड़ेल नहीं देते। उड़ेलना, समझ में आई बात? एक होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप,
दवाई खाते हो ना, एक दवाई खाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक के बाद एक ड्रॉप, एक होता है सीधा उड़ेल दिया। समझ में आई बात? तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब माइल्ड होता है तो वो बेंजीन के ऊपर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देता है, एकदम से सारा इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत एक्सट्रीमली डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट नहीं होता, एक्सट्रीमली डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट नहीं होता। तो ऐसे केस में अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे। क्या मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का? कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव वाला, कोई पॉजिटिव वाला आके अटैक करे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, कोई नेगेटिव वाला आके अटैक करे। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई पॉजिटिव वाला अटैक करे। तो पॉजिटिव वाला कहां अटैक करेगा आप मुझे बताओ। नेचुरली पॉजिटिव वाला नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, है ना, करेगा ना। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ऐसे केस में कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा? कंट्रोल्ड रिएक्शन। क्या होगा? कंट्रोल, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई, ठीक है। तो रिएक्शन हो जाएगा कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब है कि ये पॉजिटिव एक बार में एक ही नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव एक बार में एक ही नेगेटिव के ऊपर आके अटैक करेगा। मतलब एक प्रोडक्ट आपका ये वाला बना, ये पॉजिटिव ने इस नेगेटिव के ऊपर अटैक किया। एक प्रोडक्ट आपका ये वाला बना जिसे हम ऑर्थो प्रोडक्ट कहते हैं, ये ऑर्थो के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है नहीं। एक प्रोडक्ट आपका बना, यहां बना दो नीचे, यही बना देता हूं। एक प्रोडक्ट आपका बना ऐसा, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपका बना यहां पे, मतलब ये पॉजिटिव वाला इस पैरा पे अटैक कर रहा है, ठीक है नहीं। मतलब एक बार ये ऑर्थो पे अटैक करेगा तो एक बार पैरा पे अटैक करेगा, एक बार में सबके ऊपर अटैक नहीं करेगा। अटैक बारी बारी करके होगा, पहले नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा फिर पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। मतलब सॉरी, पहले ऑर्थो वाले नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा फिर पॉजिटिव वाला पैरा वाले नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा। तो एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार पैरा प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आई बात? और हमेशा ध्यान रखना, पैरा जो होता है, पैरा, ये जो पैरा वाला होता है, ये पैरा वाला ही स्टेबल होता है। स्टेबल होता है, मेजर होता है। एक तो स्टेबल होता है, एक मेजर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे बीच में से तोड़ो, काटो, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बराबर हिस्सों में बंटता है। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ है। तो बीच में से अगर काटो तो दो बराबर हिस्सों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिवाइड होता है। तो सिमेट्रिकल नेचर का होता है। क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। समझ में आया? तो हमेशा क्या होगा? पैरा वाला मेजर होगा, पैरा वाला मेजर, ध्यान रखना। समझ में आया? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, ठीक है नहीं। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग वाला है,
नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो में बेहिसाब डेवलप होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला जो है ये एकदम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ले, तुझे लेना है, कहानी खत्म। तो वो एकदम से सारा इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन के ऊपर देगा और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बढ़ जाएगी, बेहिसाब डेंसिटी बढ़ जाएगी बेंजीन के ऊपर। तो इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एकदम से बढ़ जाएगी। तो अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल एकदम से तीनों पोजीशन पे अटैक करेगा, तीनों पोजीशन में अटैक करेगा, बारी बारी अटैक नहीं करेगा, तीनों पोजीशन में अटैक करेगा, क्योंकि तीनों पोजीशन पे उसको बेहिसाब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन उसे यहां मिल रहा है तो पैरा पे नहीं मिल रहा, अगर उसे पैरा पे मिल रहा है तो ऑर्थो में नहीं मिल रहा, बारी बारी करके मिल रहा है। लेकिन यहां पे इसको तीनों पोजीशन में एक साथ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो वो एकदम से सबके ऊपर अटैक करेगा और ऐसे केस में ये इलेक्ट्रोफाइल तीनों पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, समझ में आई बात? तीनों पोजीशन में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, तीनों पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। तो जब बेंजीन के ऊपर OH होता है या NH2 होता है, तो अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे तो वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को जन्म देगा। अब अनकंट्रोल्ड को कंट्रोल बनाने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर रिएजेंट डालना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर एक ऐसा सब्सटेंस डालना पड़ेगा जिससे कि वो अनकंट्रोल को कंट्रोल करे। समझ में आई बात? जैसे कि हम एक दवाई है, उसका ढक्कन खोल दिया और पिया तो सारी दवाई एकदम से अंदर चली गई, तो ये तो हो गया अनकंट्रोल्ड, मतलब उड़ेल दिया दवाई को। लेकिन एक होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नॉब लगा देते हैं, देखा ना, जैसे सलाइन के अंदर नॉब लगा होता है, दवाई उसके अंदर से ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, अगर मैं उसी के अंदर नॉब लगा दूं तो दवाई ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेरे बंदा एक्यूमुलेट करेगा। तो ये अनकंट्रोल्ड वाले को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा पर्टिकुलर रिएजेंट डाला जाता है जिससे वो इस अनकंट्रोल्ड को कंट्रोल करे, इस अनकंट्रोल को काबू में रखे। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? तो अनकंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट डाला जाता है इन केस ऑफ OH एंड NH2। लेकिन OR, R एंड X में वो पहले से ही कंट्रोल्ड में रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं हमेशा, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो हमेशा माइनर होता है, पैरा हमेशा मेजर होता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बात समझ में आ गई? तो ये था प्लस R इफेक्ट का खेल। किसका खेल? प्लस R इफेक्ट का। प्लस R इफेक्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गई है ना कहानी? पक्का है ना? उतार लीजिए। बेटे अब हम बात करते हैं माइनस R इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माइनस R इफेक्ट की बात करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, देखो माइनस R इफेक्ट का मतलब है इस बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इस बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ऑर्थो
पैरा एंड ऑर्थो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो भैया, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। तो जब इस पूरे कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल पहले यहां जाएगा ऑर्थो पे, ऑर्थो पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को दे घुसड़ मारेगा। बोला भाई मेरे से दूर हट, मैं खुद पॉजिटिव हूं, क्या बात है, तू मेरे यहां क्यों आ रहा है। तो यानी ऑर्थो के ऊपर तो अटैक नहीं कर सकता। ये पॉजिटिव चार्ज पैरा के पास जाएगा, पैरा भी कहेगा कि भाई मैं भी पॉजिटिव हूं, ये भी घुसट मारेगा, दे तेरी ऐसी कम तैसी, भाई मेरे पास क्यों आ रहा है, मैं खुद पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव रिपल करते हैं भाई। तो यानी इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे भी नहीं जा सकता, यानी इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑर्थो पोजीशन भी बंद है, पैरा पोजीशन भी बंद है, मतलब ऑर्थो पोजीशन भी उसे रिपल कर रहा है, पैरा पोजीशन भी उसे रिपल कर रहा है। तो इन दो पोजीशन के ऊपर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन दो पोजीशन के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑर्थो पोजीशन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी और पैरा पोजीशन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो भाई अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाए, दुविधा है ना, दुविधा है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाए। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को ये मेटा पोजीशन ही नजर आता है, इस इलेक्ट्रोफाइल को अब ये मेटा पोजीशन ही एक ऐसा पोजीशन दिखता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और जब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, यानी ना इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये मेटा पोजीशन ही इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है। समझ आई बात। मतलब आप कह सकते हो जैसे आप शादी में जाते हो, पालक पनीर खत्म हो गया, शाही पनीर खत्म हो गया, चावल खत्म हो गए, गोभी आलू की सब्जी मेरी मस्त वाली वो भी खत्म हो गई, तो चलो अब क्या, अब वो जो एक सबसे रद्दी वाली सब्जी होती है मिक्स्ड वेज, बीन्स वाली, बीन्स आलू फालू मिला के, तो वो जो कोई नहीं खाता अब उसी को खाना पड़ेगा यार, है ना भाई। अब सारी अच्छी सब्जियां खत्म, तो या तो मिक्स्ड वेज से खाओ या दाल से खाओ, जो दाल बचेगी, जो दाल बची हुई होती है हर एक शादी में मिल जाएगी। अगर लास्ट में जाओगे ना, किसी भी शादी में आखिरी में जाओगे ना, तो दाल जरूर मिलेगी भाई साहब। मतलब उसे वो क्या कहते हैं, उस दाल को वो कहते हैं यार, मेरी फेवरेट है यार, मेरी फेवरेट है दाल मखनी, तो वो दाल मखनी पक्का मिलेगी, मेरी फेवरेट है। मैं ऐसा कहता हूं मेरी फेवरेट है, क्यों, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को लेके हमेशा शादी जब खत्म होने वाली होती है तभी पहुंचता हूँ यार, 10-11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाता हूँ यार ट्यूशन, उसके बाद आना, घर पे आके कपड़े बदलना, फिर थोड़े से बाल वाल बनाने, वैसे भी बाल कम है लेकिन फिर भी बनाने पड़ते हैं, फिर थोड़ा काला हूं तो क्रीम व्रीम लगाना पड़ता है यार, फेयर एंड लवली, आजकल तो फेयर एंड हैंडसम आया है, तो वो सब कुछ लगाना पड़ता है। उसके बाद जब तक मैं गाड़ी निकाल के पहुंचता हूं तो खाना खत्म हो चुका होता है, तो वहां पे सिर्फ दाल मखनी रखी होती है, तो मैं कहता हूँ यार ये दाल मखनी ना भाई मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी वाइफ को भी उसके दिल मना लेता हूँ, मैं अपने दिल को भी मना लेता हूँ, उसके दिल को भी मना लेता हूँ कि यार दाल मखनी भाई साहब बड़ी अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है, तुम भी खाओ भाई अगर ऐसा नहीं हो तो बहुत पिटूंगा यार, तो समझ रहे हो। तो वही वाली बात है, ये इलेक्ट्रोफाइल अपना दिल को मना के इस मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, और ऐसे केस में आपका मेटा प्रोडक्ट बनता है, मेटा प्रोडक्ट।
ये मेटा प्रोडक्ट बना। समझ आई बात? तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है तो माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, और माइनस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप करोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा मेटा प्रोडक्ट को जन्म देगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल हमेशा मेटा के ऊपर अटैक करेगा। इज इट क्लियर टू यू? कोई डाउट? क्या कोई परेशानी? क्या कोई प्रॉब्लम? पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं ना? उतार लो फिर, है ना? उतारो। तो बेटे हमने प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट कर लिया, बहुत बारीकी से मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब बेटे मैं आपको इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझाता हूं। एक बार में मैं आपको समझा दूंगा कि कैटलिस्ट का क्या असर होता है, मतलब कैटलिस्ट क्या कर सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के अंदर। हम कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होता है तब हम कैटलिस्ट डालते हैं। अब बच्चे के दिमाग में आता है, सर ये कैटलिस्ट क्या कर सकता है यार, क्यों डाल रहे हो आप इस कैटलिस्ट को, किस लिए डाल रहे हो? तो बेटे सबसे पहला कारण तो यह कि कैटलिस्ट एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है, वो तो नॉर्मल कारण हो गया। दूसरा, कैटलिस्ट कुछ और काम भी कर सकता है। कैटलिस्ट बड़ा खतरनाक आदमी है, वो कुछ और काम भी कर सकता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या और काम कर सकता है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो आपके दिमाग से वो सवाल हट जाएगा कि यार, आपके दिमाग में बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता रहेगा, सर इसके अंदर कैटलिस्ट क्यों डाला, इसके अंदर कैटलिस्ट क्यों डाला, इसके अंदर कैटलिस्ट क्यों डाला, और बार बार एक ही चीज को मुझे बार बार बताना पड़ेगा। इसलिए ये अच्छा है कि मैं आपको एक ही बार में कैटलिस्ट का रोल समझा देता हूं कि कैटलिस्ट क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। दूसरी बात ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक। ठीक है नहीं? तो कैटलिस्ट एक और काम कर सकता है, क्या? Catalyst can change a heterolytic fission into homolytic fission। कैटलिस्ट ये काम भी कर सकता है। कैटलिस्ट एक हेट्रोलिटिक फिजन को एक होमोलिटिक फिजन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। मेरी बात समझो, बड़े पते की बात बता रहा हूं। कैटलिस्ट एक हेट्रोलिटिक फिजन है, उसको होमोलिटिक में भी चेंज कर सकता है। ये कैटलिस्ट के अंदर जज्बा है। अब कैसे आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है यार, हेट्रोलिटिक को होमोलिटिक में चेंज कर देगा? समझो बात को, मैं एक एग्जांपल देता हूं। बेटा ये HBr है। अब आपको पता है Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Br इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, है ना? कायदे से तो यही है ना कि Br इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये Br इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, कायदा यही कहता है। तो अगले केस में ये हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। तो ये कौन सा फिजन हुआ? ये जो फिजन आपके सामने हुआ ये एक हेट्रोलिटिक फिजन था। लेकिन आपको हेट्रोलिटिक फिजन नहीं चाहिए। आप कहते हो यार मुझे हेट्रोलिटिक फिजन नहीं चाहिए, मुझे तो होमोलिटिक फिजन चाहिए। अब भैया ये कैसे पॉसिबल है? ये कंपाउंड तो हेट्रोलिटिक फिजन में ही जाएगा, ये होमोलिटिक में कैसे जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है?
एक कंपाउंड जो हेट्रोलिटिक फिजन में जाता है वो होमोलिटिक में कैसे जाएगा? सवाल ये है। अब सवाल बहुत वाजिब है, बहुत मुश्किल भी है। तो बेटे इसके लिए मुझे एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं एक रिएक्शन लेता हूं, एक रिएक्शन जो आप क्लास 11th में पढ़े हुए हो। जैसे कि आपका ये एल्कीन है, ये आपका एक एल्कीन है, दिस इज एल्कीन। ठीक है, और मैं इसके अंदर HBr डालता हूं, मैं इसके अंदर HBr डालता हूं। तो ये HBr को हेट्रोलिटिक फिजन में जाना है, हेट्रोलिटिक फिजन में जाना है। भाई HBr है, हेट्रोलिटिक फिजन में जाएगा। लेकिन मैं ये बात नहीं चाहता हूं कि ये हेट्रोलिटिक फिजन में जाए, मैं चाहता हूं कि ये होमोलिटिक फिजन में जाए। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, इसके अंदर एक कैटलिस्ट डाला, एक कैटलिस्ट डाला मैंने इसके अंदर, C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये मैंने इसके अंदर एक रिएजेंट डाला एज अ कैटलिस्ट। अब इससे क्या हुआ, इस कैटलिस्ट की वजह से ऐसा क्या हुआ, तो ध्यान से समझना। ये है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब आपको दिख रहा है ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल सेम टू सेम है, बराबर है। तो अगले ही केस में ये कैटलिस्ट अपने आप को तोड़ता है, अपने आप को तोड़ रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये अपने आप को तोड़ रहा है तो इसने बनाया, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, और इसके पास एक डॉट आ जा रहा है, क्योंकि ये अगर बीच में से टूटेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा। तो यानी 2 मोल ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट बन जाएगा। ठीक है, अब इस O के ऊपर डॉट क्रिएट हुआ, यानी ये एक फ्री रेडिकल है, देख रहे हो, ये फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझना। ये जो आपका फ्री रेडिकल डेवलप हुआ, ये फ्री रेडिकल डेवलप हुआ, इस फ्री रेडिकल के अंदर एक बल्की पार्ट है, बल्की पार्ट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बल्की पार्ट, ये आपका बल्की पार्ट है। अब आप बोलोगे कि बल्की पार्ट क्या होता है? बेटे ये बल्की पार्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होगा, बार बार लगातार ये बल्की पार्ट का यूज होगा। बल्की पार्ट होता क्या है? व्हाट इज अ बल्की पार्ट? क्या होता है एक बल्की पार्ट? तो बेटे बल्की पार्ट वो पार्ट होता है जो किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल से हट जाए, मॉलिक्यूल से अलग हो जाए, तो अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड बना सकता है, अपने आप में अलग तरीके से जी सकता है। जैसे कि अगले साल
बाय द वेरी नेक्स्ट ईयर आप अपने घर वालों के लिए एक बल्कि पार्ट हो जाओगे। यू विल बिकम अ बल्कि पार्ट फॉर योर पेरेंट्स। आप अपने घर वालों के लिए एक बल्कि पार्ट हो जाओगे। दिल पे मत लेना, पता लगा दिल पे ले लो। क्यों? क्योंकि अगले साल आप इस लायक हो जाओगे कि अगर आप अपने घर वालों से अलग हो जाओ, अगर अपने घर वालों से बॉन्ड तोड़ दो, या आप अपने आप में स्वतंत्र होना चाहो, तो आप स्वतंत्र होके जी सकते हो, दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हो, दुनिया में अपने आप में एक अलग पहचान बना सकते हो, क्योंकि आप इतने बड़े हो जाओगे। यू विल बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको वोट देने का अधिकार हो जाएगा। तो आप अभी आप टीनेजर हो, आप एक यंग एडल्ट हो जाओगे। 18 साल के हो गए ना, तो यंग एडल्ट हो जाओगे। अभी आप टीनेजर हो, अभी तो आपको टीनेजर सारी गलतियां माफ है, लेकिन अगले साल 18 साल के जैसी हो जाओगे तो आपकी गलतियां माफ नहीं होगी। तो 18 साल के होने के बाद आपको एक अलग प्रोस्पेक्ट से देखा जाएगा कि यार अगर इसे इसके घर वाले निकाल देते हैं या ये अपने घर वालों को छोड़ देता है, तो अपने आप में ये स्टेबल हो सकता है, अपने आप में ये अलग तरीके से दुनिया में जी सकता है। तो आप अपने घर वालों के लिए एक बल्कि पार्ट हो जाओगे, एक बोझ हो जाओगे। बोझ, हिंदी में तो हम इसे बोझ ही कहेंगे, है ना। मतलब अब बड़ा गंदा सा शब्द लगता है यार, मैं अपने घर वालों के लिए बोझ हो जाऊंगा। ये जॉय सर कैसी बात कर रहे हैं, ओहो मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, कोई तो ऐसे कहेगा क्या 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 तो बहुत सारे अलग अलग बच्चों का अलग अलग रिएक्शन होगा, है ना। तो जैसे कि सीरियल में होता है ना। तो अब ये एक बल्कि पार्ट है। क्यों है? क्योंकि अगर ये इस कंपाउंड में से अगर ये COO अगर अलग हो जाएगा, तो अपने आप में CO2 बन के दुनिया में जी सकता है। CO2 एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगले केस में क्या होगा, ये आपका बल्कि पार्ट है, दिस इज योर बल्कि पार्ट। तो अगले केस में क्या होगा, ये बल्कि पार्ट यहां से निकल गया, ये बल्कि पार्ट यहां से निकल गया, ये जो बल्कि पार्ट है ये यहां से निकल गया। और अगले केस में क्या हुआ, C6H5 के ऊपर डॉट आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड एक फ्री मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। ये बल्कि पार्ट अलग हो गया। जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर बल्कि पार्ट होता है तो वो उस मॉलिक्यूल को छोड़ के अलग हो जाता है, एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। वो कहता है भाई मैं अलग हो रहा हूं, मैं तो अपने आप में स्टेबल हो जाऊंगा भाई, मैं तो स्टेबल हो जाता हूं, तू अपने ऐसी कम तैसी करवा। समझ में आई बात? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि पार्ट जो है इस मॉलिक्यूल से अलग हो गया और C6H5 डॉट बन गया। अब क्या हुआ, ये जो C6H5 है जो एक फ्री रेडिकल है, ये एक फ्री रेडिकल है, ये इस HBr के ऊपर अटैक करता है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये कहता है कि भाई मुझे तो एक फ्री रेडिकल ही चाहिए, क्योंकि मैं फ्री रेडिकल हूं तो मैं फ्री रेडिकल के साथ ही बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये फ्री रेडिकल इस HBr को मजबूर करता है, इस HBr को मजबूर करता है और इस बॉन्ड को बीच में से होमोलिटिकली तोड़ता है। तो जो HBr पहले होमोलिटिक नहीं टूट रहा था, होमोलिटिक नहीं टूट रहा था, ड्यू टू दिस फ्री रेडिकल इस HBr को होमोलिटिक टूटना पड़ा।
और ये एच डॉट इस C6H5 के साथ मिलके C6H6 बना देता है, प्लस Br के ऊपर डॉट क्रिएट हो जाता है। तो जो Br पहले Br नेगेटिव में टूट रहा था, कॉमनली Br नेगेटिव ही होना चाहिए। मतलब Br का जो ट्रेंड है, Br की जो Br आप कह सकते हो, Br की जो सोच है, Br की जो ट्रेंड है ना, जो Br का रुझान है, वो तो Br नेगेटिव के फॉर्म में चेंज होने की है। वो हमेशा Br नेगेटिव में चेंज होना चाहता है। लेकिन ड्यू टू दिस फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल डेवलप किसने किया? इस कैटलिस्ट ने किया। ड्यू टू दिस फ्री रेडिकल, इस HBr को फ्री रेडिकल में टूटना पड़ा, और जिसकी वजह से Br के ऊपर डॉट क्रिएट हो गया। Br फ्री रेडिकल की तरह Br को फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करना पड़ा। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट द मेन यूज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक हेट्रोलिटिक को होमोलिटिक में चेंज कर सकता है। समझ में आई बात? इसे पहले उतार लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कैटलिस्ट कैसे होमोलिटिक को हेट्रोलिटिक में चेंज करता है। वाइस वर्सा है, कैटलिस्ट दोनों काम कर सकता है यार। समझ में आई बात? कैटलिस्ट विलेन की तरह भी काम कर सकता है और कैटलिस्ट हीरो की तरह भी काम कर सकता है। हाँ, उतार लीजिए। बेटे अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। कैटलिस्ट कैन चेंज अ होमोलिटिक इनटू हेट्रोलिटिक। अब कैटलिस्ट होमोलिटिक को हेट्रोलिटिक में भी चेंज कर सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये आपका ClCl है। अब Cl एंड Cl2 मॉलिक्यूल है भाई, दोनों बराबर है। तो अगर ये टूटेगा तो नेचुरली दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये बीच में से ऐसे टूटेगा और अगले केस में Cl डॉट एंड Cl डॉट बनाएगा। फ्री रेडिकल डेवलप होगा, होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन होगा। इट इज वेरी सिंपल, ये होमोलिटिक फिजन में जाएगा। लेकिन मुझे इसे होमोलिटिक में चेंज नहीं होने देना, मुझे ये हेट्रोलिटिक के फॉर्म में चाहिए। अब ये कैसे हो बेटे? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, और आपके सिलेबस में ये मैकेनिज्म बार बार लगातार यूज होगा। ठीक है बेटे, ध्यान देना। ये आपका दिस इज योर बेंजीन, ठीक है। इसके ऊपर ये Cl2 को मैं अटैक करवा रहा हूं। अब Cl2 फ्री रेडिकल में डेवलप होता है, Cl2 फ्री रेडिकल में डेवलप होता है ना। अब मुझे इसे फ्री रेडिकल में डेवलप नहीं होने देना। आई डोंट वांट दैट ये फ्री रेडिकल में डेवलप हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक कैटलिस्ट डाला, FeCl3 लुईस एसिड। ये जो FeCl3 है, ये एक लुईस एसिड है, ठीक है। मैंने इस लुईस एसिड को इसके अंदर डाला। अब क्या हुआ, इससे हुआ क्या, देखने वाली बात है। क्या हुआ, ये जो ClCl के बीच का बॉन्ड है, मतलब Cl2 है, इसके ऊपर इस लुईस एसिड ने अटैक किया, ठीक है।
अब लुईस एसिड के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लुईस एसिड के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और क्लोरीन के पास आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो लुईस एसिड है इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचता है, कहता भाई तू इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचता है, कहता भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मुझे इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। तो अगले केस में क्या होता है, ये FeCl3 इसके एक Cl को पकड़ के खींचता है और FeCl4 नेगेटिव बना देता है, यानी क्लोरीन को पकड़ के खींचा और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया और अपने आप को नेगेटिव बना दिया, ठीक है। तो जब एक क्लोरीन इसके पास चले गया तो दूसरा क्लोरीन अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहता, ये कहता है मेरा भाई है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, भाई हे भाई तू कहां जा रहा है, मैं भी आ रहा हूं भाई, ऐसा, ठीक है, प्यार है प्यार। तो दूसरा क्लोरीन इस FeCl4 के साथ एक पार्शियल बॉन्ड डेवलप करता है, और क्योंकि इस FeCl4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इस FeCl4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इसका मतलब जो पहले होमोलिटिक टूट रहा था, ड्यू टू दिस FeCl3 इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया और एक क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। समझ में आई बात? देखो मामले को समझो। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव की तरह है ना, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, अब ये बेंजीन के ऊपर ये Cl पॉजिटिव और ये FeCl4 नेगेटिव है, ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये पार्शियल बॉन्ड है, वीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। और ये जो Cl पॉजिटिव है ये इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है बेंजीन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज, इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे को लगता है यार बेंजीन के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है जो लगातार मूव कर रहा है, यार बड़ा इलेक्ट्रॉन है भाई, इसी के ऊपर अटैक करूंगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन इस बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। तो भैया इस क्लोरीन, ये क्लोरीन जैसे ही इस बेंजीन के ऊपर अटैक करता है तो इस बेंजीन के इस पोजीशन में तो हाइड्रोजन पहले से ही है ना, आपको पता है हाइड्रोजन पहले से है। जब क्लोरीन इसके ऊपर अटैक करता है तो क्लोरीन एक पार्शियल बॉन्ड डेवलप करता है इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्लोरीन अटैक कर रहा है, तो क्लोरीन एक पार्शियल बॉन्ड डेवलप करता है और आपका FeCl4 नेगेटिव निकल जाता है। तो क्लोरीन एक पार्शियल बॉन्ड डेवलप करता है। अब इस पॉइंट पे दोनों है, हाइड्रोजन भी है क्लोरीन भी है। अब आपको बताए एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते भाई, कोई एक ही रहेगा ना, दो शेर तो नहीं हो सकते, या तो हाइड्रोजन रहेगा या क्लोरीन रहेगा। तो भाई ज्यादा ताकतवर कौन है? जो ज्यादा ताकतवर होगा वही रहेगा। तो भैया सीधी सी बात है, अब क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमेशा किसी के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचता है, तो नेचुरली ये क्लोरीन कहता है कि मैं रहूंगा। तो जैसे ही ये अगले केस में क्या होता है, थोड़ा छोटा बना देता हूं, जगह बहुत कम है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन की बलि देता है, मतलब अपनी बलि दे देता है और अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देता है और H पॉजिटिव बना लेता है। क्या बनाता है? H पॉजिटिव। जब अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देगा तो H पॉजिटिव बनाएगा
और ये हाइड्रोजन बेंजीन को छोड़ के भाग जाता है। तो अगले केस में ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव बना देगा। ये जो H पॉजिटिव बनेगा ये इसके Cl के ऊपर अटैक करेगा, इस FeCl4 के Cl के ऊपर, क्योंकि Cl नेगेटिव है, इसके ऊपर जो Cl है वो नेगेटिव है, तो Cl के ऊपर अटैक करेगा और क्या बना देगा, HCl बना देगा। और जब HCl इसके Cl के ऊपर अटैक कर लेगा, HCl बना देगा, तो बचा क्या, FeCl3। FeCl3 दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। FeCl3 एक कैटलिस्ट का काम कर रहा था जो रीजनरेट हो गया और आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। समझ में आई बात? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी तरीके से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड। और इस लुईस एसिड का काम क्या है, होमोलिटिक को हेट्रोलिटिक के हिसाब से तोड़ना और दूसरा एक हैलोजन कैरियर बनना। देखो शुरू से लेके आखिरी तक हैलोजन को अपने साथ जोड़ के रखा। देखो यहां पे हैलोजन जुड़ा हुआ रहा, यहां पे हैलोजन जुड़ा हुआ रहा, यहां पे हैलोजन जुड़ा हुआ रहा। शुरू से लेके आखिरी तक हैलोजन को अपने कंधे के ऊपर बोझ ढोता रहा, हैलोजन का बोझ अपने कंधे के ऊपर ढोता रहा, इसीलिए हमने इसे कहा हैलोजन कैरियर। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट। इस तरीके से कैटलिस्ट काम करता है, समझाएगा? तो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, कैटलिस्ट होमोलिटिक को हेट्रोलिटिक में चेंज कर सकता है, कैटलिस्ट हेट्रोलिटिक को होमोलिटिक में चेंज कर सकता है, कैटलिस्ट एक हैलोजन को कैरी कर सकता है, किसी नेगेटिव को कैरी कर सकता है, किसी पॉजिटिव को कैरी कर सकता है अपने साथ। समझाई बात? कैटलिस्ट एक फ्री रेडिकल को कैरी कर सकता है, कैटलिस्ट एक बल्कि ग्रुप को कैरी कर सकता है। तो कैटलिस्ट कैन डू अ मल्टी फंक्शनल वर्क। कैटलिस्ट मल्टी फंक्शनल वर्क करता है, समझाई बात? कैटलिस्ट चार्ज क्रिएट कर सकता है, जो फ्री रेडिकल है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर देता है। जो एक फ्री रेडिकल सब्सटेंस है उसके ऊपर कैटलिस्ट की वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये फ्री रेडिकल टूटना था, लेकिन कैटलिस्ट की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो कैटलिस्ट मल्टी फंक्शनल वर्क करता है। तो बार बार ये सवाल पूरे ऑर्गेनिक में मत पूछना कि सर इसके अंदर कैटलिस्ट क्यों डाला, इसके अंदर कैटलिस्ट क्यों डाला, सर इसके अंदर कैटलिस्ट क्यों डाला। ये बार बार मत पूछना, एक ही बार में आपको पूरा ब्रीफली प्यार से मोहब्बत से समझा दिया। पूरा मैकेनिज्म समझा चुका हूं मैं, बड़ी बारीकी से समझा चुका हूं, क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, कहां कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई होता है, कौन सा इफेक्ट क्या होता है, उस इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये सारा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट द वेरी न्यू चैप्टर दैट इज हैलो एल्केन्स एंड हैलो एलीन्स। इज इट क्लियर? और अब ऑर्गेनिक गोली की स्पीड से भागेगी, ठीक है नहीं? क्योंकि बड़े बारीकी से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब इन कॉन्सेप्ट को मैं ऑर्गेनिक में डायरेक्ट यूज करूंगा, तो तब ये मत पूछना कि सर ये कैसे हो गया। इज इट क्लियर? समझाई बात? तभी मैंने ये मैकेनिज्म समझाया पहले कि अंधों की तरह चलने से अच्छा है पहले सारी चीजें समझ लो, सारी बातें समझ लो, आपको रास्ता मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, आपको सारी बातें समझ में आने लगे कि यार ये ऐसा इस वजह से हुआ, वो ऐसा इसलिए हुआ, ये इस वजह से हो सकता है, ये यहां अटैक कर सकता है, ये सारी बातें आपको पता लग जाएगा, यहां ये मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है नहीं? तो इसलिए मैंने आपको बारीकी से सारी बातें बताई, ठीक है? शायद थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये टाइम बड़े काम का है। समझ में आई बात? ये टाइम बड़े काम का है, चाहे वो आपके एंट्रेंस हो, जेई हो, नीट हो, सीबीएसई हो, बड़े टाइम का, बड़े काम का टाइम है ये। बड़े टाइम का काम नहीं है, बड़े काम का टाइम है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।
ठीक है, टाटा।